नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, इस CTET के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं CTET प्रैक्टिस सेट का। तो आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो आप लोगों को जो है यहाँ से मैक्सिमम आंसर आपको पता हो सकता है। तो चलिए आप देखते हैं कि आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो और अपने जो है तैयारी को यहाँ पे परख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी यहाँ पे हुई है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया है? ठीक है साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बाल विकास के सिलेबस के अंतर्गत है। तो शिक्षा को जो है संविधान की समवर्ती सूची में कब रखे गया है, और चारों ऑप्शन आप जरूर देखिएगा साथियों। तो और हमें कमेंट में लास्ट में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर यहाँ पे सही हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1976 में। ठीक है साथियों, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान की धारा 45 का किससे संबंध है? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन देख सकते हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय से, राज्यों की उच्च शिक्षा से, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। संविधान की धारा 45 का जो है इससे संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है आंसर ब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया है वो है ऑप्शन द, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो यहाँ पे पारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा जो है समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है? साथियों आप जो है ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे। ठीक है साथियों, अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे, ये जो समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है। तो अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या जरूरी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नवीन शिक्षण विधियां। ठीक है साथियों, ये अच्छी शिक्षा देने के लिए ये जरूरी है। नए नए प्रयोग, नए नए विधियों के द्वारा ही अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों के अपराध की ओर अग्रसर होने का कारण क्या है? बालक जो है अपराध की ओर अग्रसर होता है, तो इसके कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है साथियों वो है दूषित वातावरण। खराब वातावरण ही जो है बालकों को अपराध की ओर अग्रसर करते हैं। अगला प्रश्न है, सुधारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो सुधारात्मक शिक्षण जो है ऑप्शन ए, असामान्य बालकों के लिए जो है उपयोगी है। जो असामान्य बालक है उनके लिए जो है सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। तो इनमें से कौन सा जो है विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है समायोजन की। विकलांग बालकों की जो है यही सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, समायोजन। ठीक है साथियों, समायोजन की यानी कि वो दूसरों के साथ, अच्छे बालकों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो
आप इन चारों ऑप्शन को देख सकते हो किस तरह जो है प्रतिभावान बालकों की जो है पहचान की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा जो है हम प्रतिभावान बालकों की पहचान करेंगे। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में से कौन आते हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्रतिभाशाली बालक, समस्या बालक और पिछड़े बालक, तो ये सभी जो है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अगला है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ठीक साथियों, इसमें देखा है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, तो क्या है वो है ऑप्शन ए अफेजिया। मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता जो बोला जाता है उसको अफेजिया कहा जाता है। ठीक है साथियों, आप इन तीनों के बारे में भी अच्छे से आप जो है स्टडी कर लीजिएगा साथियों। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ग्राफिया, यहाँ से जो है प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता से तात्पर्य है। तो यहां पे देख सकते हो साथियों, सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के नवीन कार्य करने की क्षमता। ठीक है साथियों, यही जो है सृजनात्मकता से तात्पर्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है उनको किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी विकलांग। साथियों, आप जब भी प्रश्नों को पढ़े तो बार बार दोहरा कर पढ़े और चारों ऑप्शन को जरूर देखिए, क्योंकि जो है बाल विकास में ये होता है कि यहाँ जो है प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि झगड़ालू प्रवृत्ति भी होते हैं, समाज विरोधी प्रकृति के होते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असंतुलन। ये जो है समायोजन या सामंजस्य का लक्षण इसमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिरुचियों का संबंध होता है। तो अभिरुचियों का संबंध किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट योग्यताओं से। अभिरुचियों का संबंध किससे होता है? विशिष्ट योग्यताओं से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है। तो जो बालक जो है शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके विषय में क्या सत्य है? घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, पढ़ाई में पिछड़ा है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं वो क्या है? ऑप्शन सा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई में वो पिछड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। तो इनमें से कौन सा है जो बच्चों के आकलन का तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी दैनिक गतिविधियां। ठीक साथियों, बच्चों का आकलन आप दैनिक गतिविधियों के माध्यम से ही कर सकते हैं। रोज कुछ ना कुछ उनको गतिविधि देकर आप उनका आकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और आज का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में खालिस्तान अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो किस प्रकार के अध्यापन की बात करना निरर्थक है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में? तो इसका जो राइट आंसर है सृजनशील। ठीक है साथियों, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में जो है सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ठीक है साथियों, कि जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे रहेंगे वहाँ एक अध्यापक वहाँ अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपका 20 प्रश्न आया था साथियों। 20 प्रश्न में से आपका कितना आंसर आपका सही हुआ अपने से। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।